हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ का जो पीवाईक्यू की हम सीरीज चला रहे हैं, उस पीवाईक्यू सीरीज में नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो सीरीज है, इसमें हम आज 2019 का जो मेंस का क्वेश्चन हुआ है, री एग्जामिनेशन वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। यह जो एग्जामिनेशन था वो 1 फरवरी 2020 को कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 150 तक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2014 का, 2023 का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, और ये 2019 का है, और 2019 का प्री मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, प्री के क्वेश्चंस को। अब इसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन बचता है जो 15 जून को हुआ था। ठीक है, 15 जून को हुआ था। इसका भी क्वेश्चन मुझे मिल गया है, इसको बस मुझे ट्रांसलेट करना होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, फिर मैं इसको अपलोड करूंगा। और यह जो क्वेश्चन है ये मुझे हिंदी में ही मिला है, तो इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है। मैं जो जो भी चीजें होगा उसको इंग्लिश में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये वाला जो है वो री एग्जामिनेशन हुआ है 1 फरवरी 2020 को ये हुआ था, और ये 15 जुलाई 2019 को हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था क्योंकि इसमें जो है वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था उस कारण से। तो ये यही पेपर आपके कुछ बचते हैं, तो ये सेकंड लास्ट पेपर है। इसके बाद हम लास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, 2019 के मेंस को डिस्कस करेंगे। तो आप चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये पेपर है, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास केवल और केवल हिंदी में ही मिला है, और ना ही मैंने इसे इंग्लिश में अभी तक ट्रांसलेट किया है। तो मैं समय जैसे ही मुझे मिलेगा मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। बाकी हिंदी में है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, उनको इंग्लिश में भी मैं बता दूंगा, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लगाए गए हैं, आंसर्स जो है वो टिक कर दिए गए हैं, और ये जो है वो आंसर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है। ठीक है, ऑफिशियल जो बीपीएससी के द्वारा आंसर किया गया था उसके अनुसार है, और वो भी फाइनल ऑफिशियल आंसर की। मतलब इसके बाद कोई चेंजेस नहीं किया जा सकते हैं आंसर की में, तो उसके ही अनुसार सारे आंसर जो है वो टिक किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सीधे हम 50 क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं। वहां से हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी आप बोलिएगा तो मैं मैथ्स को और रीजनिंग को अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो हम 50वें नंबर 50 तक जो था वो मैथ्स और रीजनिंग के कुछ कुछ प्रश्न थे। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। 51वां नंबर से, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन जो था वो किसने स्टार्ट किया था? तो आपको पता है कि फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान, जो सिंध का प्रदेश होता है। सिंध प्रदेश जो है वो अभी अभी पाकिस्तान में है। तो उस समय उस एरिया में जिन्होंने आंदोलन चलाया था वो खान अब्दुल गफार खान ने ही चलाया था। तो इस कारण से इनको जो है वो फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और ये जो आंदोलन था, इसके जो सिपाही होते थे उनको ही लाल कुर्ती कहा जाता था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक जो है वो अध्यक्ष रहने वाले हो गए हैं। आपको पता होगा 46 से लेकर 50 47 40 से लेकर 46 तक जो है वो रहे हैं, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जिस कारण से मतलब टेंशन बहुत ज्यादा था, जिस कारण से कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो नहीं होता था। इस कारण से ऐसा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता है, पाकिस्तान के फाउंडर ये हैं। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो सबको आपको याद होना है। मोहम्मद इकबाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए, बौद्ध धर्म की 3 सभाएं हुई है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न है ना, जो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो देखिए, मैं एकदम सीधी आपको बताते चला जा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म की जो पहली सभा हुई, फर्स्ट जो सभा हुई, उसका स्थान क्या था? तो उसका स्थान था वो राजगृह था, जिसको राजगृह भी बोलते हैं, राजगीर था। ठीक है, पहला जो है वो उसका स्थान राजगीर था। बात आती है कि इसका समय क्या था? तो इसका समय था कि बुद्ध की जैसे ही मृत्यु हुई थी, बुद्ध भगवान जो है उनकी जैसे ही मृत्यु हुई थी, उसी समय तुरंत बाद ये करवाया गया था। तो 483 ईसा पूर्व, 483
ईसा पूर्व में जो है वो हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और इस समय कौन शासक था? किस शासक के संरक्षण में ये हुआ था? तो इसके शासक जो थे वो आजाद शत्रु थे, आजाद शत्रु इसके शासक थे। और इस समय जो त्रिपिटक ग्रंथ होते हैं उनको जो है वो संकलित किया गया था। इनमें बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको यहाँ पे संकलित किया गया था। तो याद रखना है कि पहली जो सभा है वहां त्रिपिटक की रचना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी जो है वो उसकी बात करें तो दूसरा जो है वो कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा वैशाली में हुआ था। समय की बात करें तो 100 वर्षों के पश्चात हुआ था, 383 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सबकामी थे, सबकामी इसके अध्यक्ष थे। इस समय शासक की बात करें तो शासक किस समय काला शोक थे, काला शोक। और वैशाली बिहार में है, आपको पता है। इस समय जो भिक्षुओं के आचार विचार से भिन्नता पर विवाद जो है उनका निपटारा इस समय किया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरी सभा जो है उसमें 10 पॉइंट्स थे जिन पर विवाद हुआ था। जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उनका आचरण कैसा हो इस संदर्भ में जो नियम है उन पे ये विवाद जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब बात आती है तीसरी की। तीसरी सभा जो है वो कहाँ हुई थी? तो यहाँ सवाल भी वही हुआ। तो तीसरी जो सभा है वो पाटलिपुत्रा में हुए थे। पाटलिपुत्र, जिसको पटना भी बोलते हैं, कुसुमपुर भी इसका नाम है। एक दो नाम और है, यदि आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तीसरी जो सभा है वो पाटलिपुत्रा में हुई थी और लगभग 250 ईसा पूर्व आप इसको मान सकते हो। ठीक है, इस समय जो इसकी अध्यक्षता की थी वो मोगली पुत्र तिस्सत ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोगली पुत्र तिस्सत। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्सत। तो मोगली पुत्र तिस्सत ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। और इस समय शासक कौन थे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शासक इस समय अशोक थे, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक थे। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय विभिन्न बौद्धिक संप्रदायों को एकत्र करने का प्रयास किया गया। जो धार्मिक मिशनरियां होते हैं, मतलब धर्म के प्रचार के लिए दूसरे जगह लोगों को भेजना, वो भी इस समय हुआ था। जैसे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ठीक है, श्रीलंका भेजा था। तीसरी सभा थी वो बौद्ध धर्म में श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों में इसमें भेजा गया था। चौथी की बात आती है तो चौथी जो सभा है वो कहाँ हुई थी? तो चौथी जो सभा थी वो कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन विहार, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ है? कुंडल वन, कुंडल वन विहार जो है वो कश्मीर में है। यहीं पे ये सभा हुई थी। लगभग 72 ईसा पूर्व में ये जो है वो हुआ था। 72 ईसा पूर्व नहीं, 72 एडी आप लिखो, ईस्वी, 72 ईस्वी। इसके जो अध्यक्ष थे वो दो माने जाते हैं। पहला जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, पहला जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, जो कि मुख्य अध्यक्ष माना जाएगा। और दूसरा जो अध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, जो इनके असिस्टेंट थे, इनके सहायक थे, अश्व घोष। तो कुंडल ग्राम जो है वो में कश्मीर में ये हुआ था। शासक इस समय कौन था? तो शासक था कनिष्क, वो आपको ध्यान रखना है। और इसी समय हीनयान और महायान की जो शाखा है उनका विभाजन हुआ था। बौद्ध साहित्यों का संकलन भी इसी समय स्टार्ट हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न काफी अधिक पूछा जाता है कि हीनयान और महायानों में डिवीजन जो है वो कब हुआ था? तो चौथी सभा में हुई थी। उस समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था मुख्य, और सहायक उसके उसके जो असिस्टेंट थे वो अश्वघोष थे। कब हुआ? तो 72 एडी में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुंडल वन विहार, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो चौथी सभा में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सवाल है कि अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, तो वो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे किस अंग्रेज की हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। बार बार सवाल बीपीएससी में भी रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था?
तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटस है उसका ये दूत था, इसने इंडिका बुक लिखी थी। इंडिका बुक में इन्होंने कहा था कि भारत में जो जातियां सिस्टम है, जाति जो है वो 7 है। इनके अनुसार कहा जाता था कि टैक्स जो है वो 1/6 लिया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि टैक्स 1/6 ही लिया जाता है। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसने पाटलिपुत्रा के बारे में काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा की है। वहाँ पे जो वहाँ का जो प्रशासन था वो कैसे होता था, इस बारे में भी उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की है। तो मेगास्थनीज के बारे में आपको याद रखनी है, इंडिका के बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इलाहाबाद का जो किला है वो किसने बनवाया था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अकबर ने बनाया था। काफ़ी बार-बार रिपीट होता है तो आपको ध्यान रखना है, अकबर ने बनाया था। अकबर का 3 काम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकबर के द्वारा 3 कार्य किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो उसने किया था, वो किया था 1562 में। 1562 में इसने क्या किया कि जो युद्ध जब जीता जाता था तो जो युद्ध बंदी होते थे उनको दास बनाया जाता था, उनको स्लेव बनाया जाता था। तो स्लेवरी जो सिस्टम था इसको इसने हटाया था। और स्लेवरी सिस्टम आपको पता है 1843 में एलन बेरो, लॉर्ड एलन बेरो है उसके द्वारा हटाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है 1563 में। 62 के बाद एक साल और बढ़िए 1563 में। 1563 में इसने क्या किया कि जो तीर्थ यात्रा होती थी, जो पिलग्रमेज होते थे, तीर्थ यात्रा होते थे, तो तीर्थ यात्रा पे इन्होंने कर जो लगता था उसको बंद कर दिया। क्योंकि हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे, उन पे कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, तो तीर्थ यात्रा जो पिलग्रिमेज होता है, उस पे कर जो था वो बंद कर दिया गया था अकबर के द्वारा ही। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1564 में। 1564 में इसने जजिया कर लगता था। जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो गैर मुस्लिम है उन पे लगाया जाता था, तो इसको 1564 में खत्म कर दिया गया था। इसी तरह से मुस्लिमों पर एक स्पेशल कर लगता था, टैक्स लगता था, उसको जकात बोला जाता है। उसको जकात बोला जाता है। अराउंड 2.5% के आसपास आपको अपना इनकम का मुस्लिम जो धर्म है उसको बढ़ावा देने के लिए उसको दान किया जाता है, तो उसको जकात कहा जाता है। ठीक है, जकात। जो अकबर है उसके यदि गुरु की हम बात करें कि अकबर का जो है वो गुरु किसका था, तो अब्दुल लतीफ मान सकते हो और शेख अब्दुल नबी भी मान सकते हो, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, शेख अब्दुल नबी और अब्दुल लतीफ। इसने जो है वो मनसबदारी जो प्रथा है टोडरमल के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वो स्टार्ट किया था। तो ये जो मनसबदारी प्रथा है वो मध्य एशिया के जो क्षेत्र है वहां से लाया गया था। यह जो व्यवस्था है वो 1577 में एकल प्रणाली के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 92 में इसको 2 भागों में बाँट दिया गया था। 2 प्रणालियों में बाँटा गया, जिनमें जाट और सवार माना गया। जाट जो होते थे वो पैदल सेना होते थे और घुड़सवार, सवार मतलब घुड़सवार की संख्या होती थी। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके बारे में जानकारियाँ हैं, जो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो इस संदर्भ में बात कर लेंगे। जैसे इबादत खाना इसने बनाई थी तो 1575 में बनाई थी। हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ था इसमें इसने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया था। आपको पता है महाराणा प्रताप और हकीम खां सूर और भीलों की सेना की संयुक्त सेना थी, जो महाराणा प्रताप के ओर से लड़ रहे थे। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसने मतलब कई सारे इसने युद्ध लड़े हैं और सबसे लास्ट जो युद्ध था इसका वो आसिरगढ़ का था, आपको पता होगा। ठीक है? तो बाकी जब ये बच्चा था तो 1560 से लेकर 1564 तक का जो समय था उसको पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन भी कहते हैं। जिस समय माहम अनगा जो थे उनके द्वारा ये शासन चलाया जाता था। माहम अनगा, ठीक है? इनके द्वारा शासन चलाया जाता था। तो बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जैसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे-वैसे हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके स्थापना संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो धर्मपाल थे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। बिहार के किस जिले में है मुझे आप बताइए? किस जिले में जिले में है बिहार के, ये बताइए?
आप तक्षशिला जो है उसको बताइए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किसी एक ने किया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर किया है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कुरु जनपद जो है, उसके जो शासक हैं, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय को स्थापना करने में। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम है, उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 3-4 विश्वविद्यालय हैं जो ध्यान में रखना है। सवाल उनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन जो कि 1939 में हुआ था, वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो कई बार रिपीट हुआ है, बिहार के गया में एस्टेब्लिश किया गया था, गया में ये हुआ था। जो भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा है ना, ये 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई इम्पोर्टेंट था, तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती, ठीक है? सहजानंद सरस्वती सबसे इम्पोर्टेंट थे। और सदस्यों में बात करें तो एनजी रंगा हो गए, ईएमएस नम नंबूदिपाद हो गए, ठीक है? नाम बुद्धि बुद्रिपाद, नाम बुद्रिपाद। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य था कि किसानों को शोषण से मुक्त आपको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी अभी भी ये जो संस्था है वो एस्टेब्लिश जो है वो चल रही है। 1936 में लखनऊ में हुआ था, इसका जो सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उस समय कांग्रेस का भी सम्मेलन लखनऊ में हुआ था और यहीं पे जो संस्था है वो एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो मकबरा आपको बताया गया है कि किसका मकबरा कहाँ है। तो हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा आगरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, लेकिन बाबर का जो मकबरा है ना, वो पानीपत में नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में, अफगानिस्तान जो है वहां पे बाबर का मकबरा है। बाबर जो है वो 1556 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़कर भारत पे मुगल शासन की इसने स्थापना की। इसकी मृत्यु जो हुई तो मृत्यु के बाद इसको आगरा में दफनाया तो गया, लेकिन इसकी इच्छा थी कि हमें काबुल में दफनाया जाए। तो अंततः जो है वो इसको काबुल में जाके दफना दिया गया, जिसको बाग ए बाबर भी कहा जाता है। ठीक है? बाग ए बाबर भी इसको कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाकी इन सबका आप ध्यान रखिएगा कि किसका कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों का सही क्रम आप बताइए। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले इल्तुतमिश आएगा, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है? गुलाम वंश जो है गुलाम वंश का रियल जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश ही कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश हो गया। अब इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान तो 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 देखिए एक ही में है, तो ऐसे भी करके आप छाँट सकते हो, ठीक है? ऐसे भी करके आप छाँट सकते हो, तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि बार-बार पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश का समय काल 1211 से लेकर 1236 तक रहा, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रही, नसरुद्दीन महमूद जो था वो 1246 से लेकर 1266 तक रहा, गयासुद्दीन बलबन जो है वो 66 से 87 तक रहा। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक जो गुलाम वंश के शासक रहे हैं, तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, हम नहीं देखेंगे इसको। अ, 61वां नंबर का सवाल है कि बिहार का जो कैश क्रॉप है, नगदी फसल है, कैश क्रॉप है वो कौन है? तो बिहार में गन्ना भी होता है, आलू भी होता है, जूट भी होता है। जूट तो पूरा एकदम आप उधर पूर्णिया वाला क्षेत्र मान लो तो वहाँ पे जूट ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कोसी का क्षेत्र है ना वहां पे होता है, क्योंकि जूट के लिए पानी चाहिए और पानी उधर ही मिल पाता है, बाढ़ उधर ही ज्यादा आता है। आपको पता है कोसी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो वही है। तो गन्ना भी यहाँ हो जाता है, आलू भी हो जाता है, जूट भी हो जाता है। तो सारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य में मखाने का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है? तो अभी बजट इस साल का था, उसमें कहा भी गया था कि बिहार में जो पूर्णिया है वहां पे मखाने का जो मखाना बोर्ड है वो भी एस्टेब्लिश किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार बिहार में जो है वो मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि बजट में कहा भी गया है कि मखाना बोर्ड का स्थापना जो है वो किया जाएगा पूर्णिया में, बिहार का जो पूर्णिया जिला है। मखाना जो है वो किस क्षेत्र में बिहार में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो मिथिलांचल का पूरा जो पार्ट है ना,
मिथिलांचल का पार्ट जैसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, ये सब जो पार्ट है, यहाँ पे आपको मखाना सबसे अधिक देखने को मिलता है। भारत का लगभग 85 से 90% तक, 85 से 90% तक जो मखाना है उसका उत्पादन बिहार ही करता है। मखाना को भौगोलिक संकेतक जो जीआई टैग है वो मिल चुका है, विशेष करके मिथिला का जो मखाना है उसको ही मिला है। ठीक है, मिथिला का जो मखाना है उसको ही मिला है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र से क्या मापा जा रहा है? तो आय की विषमता मापी जाती है कि आय में कितनी विषमता है, किसी देश में कौन जो गरीब कितना ज्यादा है, अमीर कितना ज्यादा है, इसको नापा जाता है लॉरेंज वक्र से। ठीक है, इसको नापा जाता है लॉरेंज वक्र से, तो आपको ध्यान में रखना है। तो लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है? तो इनकम इनइक्वालिटी, इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है उसको मापा जाता है। लॉरेंज वक्र एक ग्राफ होता है जो यह बताता है कि किसी देश में कुल आय या फिर कुल जो संपत्ति है उसकी विभिन्न जनसंख्या में, गरीब में, अमीर में, वो कैसे वितरित किया गया है, कैसे वो बांटा गया है, यही वो बताता है। यह बताता है लॉरेंज वक्र कि कुल आय का कितना प्रतिशत जो है वो किस तबके के लोग के पास है, ये बताता है। तो विषमता को ये मापता है। देखिए, लॉरेंज वक्र ऐसे है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मैं आपको 45 डिग्री बता रहा हूँ, ये कितना डिग्री का है? तो ये 45 डिग्री का है। ठीक है, तो यदि सभी लोगों की आय बराबर हो तो लॉरेंज वक्र जो होता है वो 45 डिग्री होता है। तो 45 का अर्थ हुआ कि सारे लोग हैं उनकी आय जो है वो बराबर है, आय बराबर है। ठीक है, इसे समांतर रेखा ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है। यदि वक्र इस रेखा से जितना अधिक नीचे झुकता है उतनी ही अधिक आय में विषमता देखने को मिलती है। अब यही जो है, इसको हम यदि यहाँ पे एजूम करें तो इसका मतलब है ये कुछ 35 डिग्री आप मान लो, तो इसका मतलब है कि आय जो है उसमें विषमता अब देखने को मिल रही है, इनकम जो है उसमें इन इक्वलिटी देखने को मिल रही है, आय विषमता। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी नीचे आएगा लॉरेंज वक्र जो है वो 45 डिग्री से जब नीचे आएगा तो इसका मतलब होगा कि आय में विषमता काफी अधिक बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित एक गुणांक होता है जिसे गिनी गुणांक भी कहा जाता है, गिनी कोफिशिएंट भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट जो होता है वो लॉरेंज वक्र से ही जुड़ा है। ठीक है, और यह भी जो है वो विषमता के स्तर को ही मापता है। ये दो चीजों पे निर्भर करता है, दो, 0 और 1 में डिफाइन किया जाता है। 0 जब रहेगा इसका मतलब है कि पूर्ण समानता है, इक्वलिटी है, और 1 जब रहेगा तो इसका मतलब पूर्ण इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको वक्र जो है वो याद रखना है, ऐसे सवाल बार-बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि अमर्त्य सेन जो है उनको अर्थशास्त्र कल्याण अर्थशास्त्र का जो कल्याण डिवीजन होता है उसमें इनको 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 1999 में इनको तुरंत भारत रत्न भी दे दिया गया था। मेक मेक इन इंडिया किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2014 में, उस समय के लिए रेलिवेंट था, अभी भी रेलिवेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होगा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहला बार जो है वो जनसंख्या किया गया था। बाकी 10 साल के बाद जो है वो हर 10 ईयर में जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसके काल से स्टार्ट हुआ था बताइए, इंपॉर्टेंट है। जातिगत जनगणना इस बार जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है कि जातिगत जनगणना भी करवाई जाएगी। बाकी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुआ था, करंट हम नहीं देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि जूट कहाँ पे सबसे अधिक होता है? तो जूट कहाँ होगा जहां पे पानी बहुत अधिक होगा, पानी बहुत अधिक होगा। तो बंगाल की खाड़ी में पानी अधिक है, तो उससे सटा हुआ आप देखिए कि कौन सा है? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के समय कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा का जो पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा जूट होता है। ठीक है, चाय की यदि हम बात करें तो चाय कहाँ होगा? केरल, उत्तर प्रदेश, असम में कहाँ आप बनाओगे? तो चाय के लिए असम ही होगा। गन्ना के लिए कहाँ रखोगे? तो उत्तर प्रदेश रखोगे। तो रबड़ के लिए कहाँ रखोगे? केरल। रबड़ जब भी होता है तो विषुवत रेखा के आसपास ही होता है।
तो विषुवत रेखा से अराउंड 800 कुछ प्लस, मतलब 800 प्लस ही दूरी है, 817 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। केरल की दूरी होती है वहां से, ठीक है, तमिलनाडु केरल जो है वहां पे दूरी होती है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2000 अंतरिम बजट इंपॉर्टेंट नहीं है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। ध्यान में रखना है, इनको सजाने के लिए भी पूछ दिया जाएगा कि कौन सा कैसे होता है, तो इतना आसान तो नहीं, लेकिन सजाने के लिए ही पूछेगा कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, तो आपको यदि याद है तो आप मुझे सजाकर बता सकते हो। ठीक है, ये क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, उसके बाद वाला मंडल आप बताइए कि कौन सा है, बहिर्मंडल तक। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, बोकारो कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो बोकारो झारखंड में है, कौन नहीं जानता है। कोयला क्षेत्र जो है वो बोकारो झारखंड में है, दामोदर नदी के आसपास बहुत ज्यादा कोयला मिलता है, गोदावरी नदी के आसपास बहुत ज्यादा कोयला मिलता है। बोकारो जो है वो अबरक के लिए भी बहुत ज्यादा, माइका सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन बिहार और झारखंड में होता है, माइका सिटी बोकारो को कहा जाता है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, अमेजन नदी जो है वो अफ्रीका में है, ध्यान रखना है। तो ये जो अमेजन नदी है इसकी सहायक नदी सबसे अधिक है, सबसे अधिक सहायक नदी। और यदि भारत की बात करें कि भारत में सबसे अधिक सहायक नदी किसके पास है, तो भारत में सबसे अधिक सहायक नदी गंगा के पास है, लेकिन वैश्विक स्तर पे जब हम बात करेंगे तो अमेजन के पास सबसे ज्यादा जो है वो सहायक नदी है। अमेजन जो है वो नदी कहाँ है? तो दिस इज नॉट इन अफ्रीका, दिस इज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, इसका बेसिन भी सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसका बहाव जो है वो एंडीज पर्वत से लेकर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो ये अपना ड्रेनेज जो है वो कहाँ पे खत्म करती है? तो इसका ड्रेनेज जो है वो अटलांटिक महासागर में गिरता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर निकलती कहाँ से है? तो ये एंडीज पर्वत से निकलकर, इसकी लंबाई में हम यदि बात करें तो 6400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आ, इसको नील नदी से लंबा तो नहीं मान सकते, नील नदी सबसे ज्यादा लंबा है जो कि अफ्रीका में बहती है। ठीक है, और बाकी सहायक नदियां तो आपसे पूछेगी नहीं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां में यदि बात करें तो 17 सहायक नदियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपसे पूछी नहीं जाएगी। और भारत में यदि बात करें तो गंगा नदी को याद रखिएगा, गंगा नदी के पास सबसे अधिक सहायक नदी है। भारत में स्थित सबसे बड़ी नदी भी है, 2525 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इतना ही सिंधु नदी मिल जाएगा देखने को, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है वो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र का आप मानिए 1100 के आसपास ही है भारत में, बाकी तो तिब्बत में चला जाता है, चाइना का जो पार्ट है। तो ध्यान में रखिएगा। बादल फटना का अर्थ क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि बादल फट जाता है, बादल फटने का अर्थ सीधा होता है कि किसी एक फिक्स जगह पे बहुत अधिक बारिश हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि बादल फट गया। तो अकस्मात सीमित जगह पे, ठीक है, इमीडिएटली अकस्मात को क्या बोलेंगे? पता नहीं, मुझे इंग्लिश भी नहीं याद आ रहा है। सीमित जगह पे मतलब कुछ फिक्स एरिया है, वहां पे बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो उसको ही बादल फटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा कौन सी है? पृथ्वी जो है वो घूम रही है, तो उसकी दिशा कौन सी है? तो उसकी जो दिशा है वो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर होती है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है जनजातियों और उनका निवास स्थान कहाँ है? तो गद्दी। गद्दी जैसे ही आएगा तो गद्दी आप समझ सकते हो कि गद्दी कहाँ होगा। तो गद्दी ऊपर का पार्ट है, आप उत्तराखंड रख लो, हिमाचल रख लो, जम्मू एंड कश्मीर रख लो, वहीं पे दिखता है। तो ऊपर का पार्ट कौन सा दिख रहा है? एक हिमाचल प्रदेश ही तो दिख रहा है, तो पहला का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय के हो जाएंगे। गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी है, तीनों के नाम पे ही है, तो 3 और 1 हो जाएगा। 3 और 1 देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुकी जो है ना वो मणिपुर की है, कुकी जो है वो मणिपुर की है, और वहीं पे कुक्का जब आ जाएगा ना, कुकी आंदोलन आपसे पूछे तो मणिपुर, कुका आंदोलन आपसे पूछे तो पंजाब। कुका आंदोलन जो है वो पंजाब और कुकी आंदोलन मणिपुर, आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ना होगा। और लेप्चा जो है वो सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है वो बिहार में नहीं है? बिहार में नहीं है, ककोलत नवादा में है। धुआं कुंड जो है वो अराउंड गया के आसपास आता है। ये जो रांधरा जलप्रपात है ना, ये महाराष्ट्र में कहीं आता है, नॉट इन बिहार। उसके बाद जो तिलहर जलप्रपात है यह भी बिहार में आता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी बिहार के कई सारे जलप्रपात हैं जो आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कमूर, कैमूर का जलप्रपात है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो कैमूर में ही स्थित है। बाकी जो धुआं कुंड है वो गया के आसपास ही देखने को मिलता है। ये ककोलत जो है वो नवादा में हो गया। तिलहर जो जलप्रपात है वो रोहतास में आपको देखने को मिलेगा। रोहतास जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा। कैमूर जो है वो सेकंड टाइगर रिजर्व यहाँ का बनने वाला है बिहार का। पहला जो है वो वाल्मीकि है, यह भी आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब सवाल, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है नेशनल पार्क से ही पूछा जाए, सलीम अली कहाँ है? तो सलीम अली ऊपर चला जाएगा। सलीम अली कहाँ हो जाएगा? सलीम अली, देखिए, सलीम अली वर्ड से रिलेटेड है। सलीम अली जो अभयारण्य है वो किससे रिलेटेड है? तो वो वर्ड से रिलेटेड है। तो वर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, तो पक्षी से जब रिलेटेड है तो सलीम अली कहाँ जाएगा? सलीम अली एक जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। भीमताल कहाँ है? भीमताल, ताल से रिलेटेड ऑलमोस्ट उत्तराखंड में होते हैं। ठीक है, सांभर किसको नहीं पता है कि राजस्थान में है। कांवर झील बिहार का जो बेगूसराय का पार्ट होता है वहां पे है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, ये उड़ीसा का शहर है, यहीं पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, कोलकाता में नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है वो कटक, जो कि महानदी पर अवस्थित है, वहां हुआ था। सूरत जो है वो तापी पे आपको पता है। नर्मदा पर जबलपुर अवस्थित है। लेकिन बद्रीनाथ जो है वो मंदाकिनी पे नहीं, बद्रीनाथ अलकनंदा पे है। अलकनंदा रिवर है, उस पे है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदियों को मिलने से बनता है? यदि आपको आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को कब अपॉइंट किया गया था राष्ट्रपति? तो 24 जनवरी 1950 में। सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पेप्सू पंजाब का जो पार्ट है वहां पे लगाया था। इन्होंने ही आर्टिकल जो 35A है जो कि खत्म कर दिया गया है, 370 के तहत कश्मीर को दिया था, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी इसको खत्म कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद बिहार से रिलेटेड है। इनका एक आप नाम बिहार से संबंधित बताइए कि इनको बिहार में क्या कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। अब बात आती है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लाया गया? देखिए, फंडामेंटल राइट तो भारतीय संविधान में पहले ही दे दिया गया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो नहीं दिया गया था। तो बिना फंडामेंटल ड्यूटीज के फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस कारण से जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड किया जाता है। रसिया का जो संविधान है वहां से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये बनाया गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस वर्ष सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया था? तो 75 में किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 36 और 35 दोनों आपको याद रखना है। 35 में इसको राज्य का दर्जा मिल गया था, और 36 में, और 35 में बस इसको अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, आर्टिकल जो 2 है उसके तहत अधिग्रहित बस कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 2 नहीं, आई थिंक आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, बाकी इसको चेक करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो सबसे पहले राजस्थान का नगौरा जो क्षेत्र था वहां पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य में, सबसे ज्यादा पूर्ण राज्य में कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो आंध्रा में हुआ था। वो आंध्रा में हुआ था। अभी तेलंगाना का पार्ट है, महबूब नगर जो है वो
वहां पे ये किया गया था। तो पूर्ण रूप से आंध्रा में, पहला राजस्थान में, दूसरा आंध्रा में, और लेकिन पूर्ण रूप से पहला आंध्रा में पंचायती राज व्यवस्था। एमएल सिंघवी के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत की बात की गई थी, और 74वां संविधान संशोधन में नगर परिषद, नगर पालिका ये सब होते हैं, उनकी बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी इनमें रोटेशन पे मिलता है, आपको पता है 243 जो आर्टिकल है वहां से ये स्टार्ट होता है। 243 आई में किसकी बात की गई है, और 243 के में किसकी बात की गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई से इनकम होता है, तो इसमें वित्त आयोग की बात की गई है। के में चुनाव आयोग की बात की गई है। इसका जो डी है उसमें आरक्षण की बात की गई है कि महिलाओं का आरक्षण जो मिलता है। जी में क्या बात की गई है, एफ में क्या बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बिहार सीजीएल में सारा पूछा गया है। मेरे हिसाब से जो जितना मुझे याद आ रहा है, जी में इसके पावर की बात की गई है। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है उसकी कहाँ पे बात की गई है, तो ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन से बात की गई है। 243 बी में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने सारा अपने पॉलिटिकल जो लेक्चर है वहां पे बता रखा है। बहुत अच्छा सवाल है। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन से थे, तो वो दिल्ली और पांडिचेरी थे। दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है यूटी होते हुए भी, वहीं यूटी होते हुए अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा दिया गया है, लेकिन वहीं लद्दाख में विधानसभा नहीं दिया गया है, 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी भारत में 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीआर कब बनाया गया था आपको पता है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन कब बताया गया, और दिल्ली के बारे में कहाँ पे चर्चा की गई है, क्या आप मुझे बता सकते हो, किस आर्टिकल में दिल्ली के बारे में चर्चा की गई है, 239। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बाकी आप एक बार देख के कमेंट में बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब स्टार्ट की गई थी, तो 51 में स्टार्ट की गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कितने समय तक नहीं चला था। आपको पता है कि 12 पंचवर्षीय योजना भारत में आई थी। अब इस पंचवर्षीय योजना में कितने साल ऐसे थे, जैसे योजना अवकाश था तो उसमें 3 वर्ष नहीं चला, प्लान हॉलीडे था, तो ऐसे कर करके कितने साल ऐसे रहे थे जिसमें पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल रिपीट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा है। बाकी पंचवर्षीय योजना जो है वो कहाँ से ली गया था, तो यूएसएसआर से लिया गया था। अभी पंचवर्षीय योजना हटा दी गई है। अभी जो है वो भारत में नीति आयोग चलता है। ठीक है, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बीपीएससी में, तो एक बार पूछा भी गया है। सवाल बहुत अच्छा है। 2046 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके सदस्यों के आपको नाम दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि किनको कौन सा विभाग मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, तो सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव जैसे ही आएगा ना, तो बल कहाँ होता है, रक्षा में होता है, तो रक्षा जोड़ दीजिए इनको, बलदेव को रक्षा से जोड़ दीजिए। जगजीवन राम जैसे ही आएगा तो जगजीवन राम, तो इनको श्रम से जोड़ दीजिए, इनको श्रम से जोड़ दीजिए। राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको खाद्य और कृषि में मिला था। वल्लभ भाई पटेल को गृह से मिला था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरिम सरकार, और जब सरकार चुनाव के बाद बनी थी उसमें कौन कौन से जो चेंजेस आए थे, किनको क्या नहीं मिला था, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी मैं लेक्चर्स में करवा देता हूँ सारा। कुछ ट्रिकी सवाल है कि बिहार के राज्यपालों का सही क्रम बताइए। आई डोंट थिंक कि इतना कर पाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन आसान नहीं है, लेकिन चूंकि ऑप्शन इस टाइप के होते हैं तो कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो क्रम बताना है कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे बाद में आया। तो सबसे बाद में तो आप सत्यपाल मलिक को रखो या फिर रामनाथ कोविंद को रखो, कैसे आप चलोगे। तो देखिए, पहले तो आए आर एल भाटिया, दूसरे नंबर पे आए डी वाई पाटिल, तीसरे नंबर पे जो है वो पहले आएंगे रामनाथ कोविंद, देन सतपाल मलिक। तो 3 के बाद 1 आएगा, हाँ 1 के बाद 3 आएगा। पहले आएंगे रामनाथ कोविंद और देन सतपाल मलिक। तो 1 के बाद 3, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपको फंसना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं फंस पाइएगा। ऐसे प्रश्नों में फंसते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बाकी क्रम भी याद रखिए तो उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकारी नहीं होता है। चूंकि राष्ट्रपति जो है का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है,
राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। एक सवाल देखिए, बताइए, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या फिर प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट होता है? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार दरोगा में पूछा गया, तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है या फिर इसका चुनाव होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकारी नहीं है, आपसे पूछा रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो लोकसभा में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनको अपॉइंट करते हैं वो। तो राष्ट्रपति जिसको अपॉइंट करेगा, 12 को अपॉइंट करता है, तो वो जब राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा इनको, तो वही इसके चुनाव में थोड़ी भाग लेंगे, वो तो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, तो इनको नहीं चुना जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, अब राज्यसभा में भी मनोनीत करते हैं 2 सदस्यों को, ये तो उनको थोड़ी अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य राज्यपाल अपॉइंट करता है, तो ये भी थोड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है कि संविधान सभा जब बनी थी तो बहुत ज्यादा समितियां बनी थी, ऑलमोस्ट 15 आपको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो उसी समितियों में जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो समिति थी, अल्पसंख्यक से रिलेटेड उप समिति जो बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष जो थे, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू संघ से रिलेटेड जो भी आएगा वो जवाहरलाल नेहरू बने हुए होते हैं। बाकी सारी समितियों का आपको नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, किसके कौन से अध्यक्ष हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि जो झंडा समिति, ऐसा कोई समिति था नहीं जिसको जेबी कृपलानी आप याद रखते हो ना, झंडा समिति। तो झंडा समिति नाम का, फ्लैग कमेटी नाम का कोई भी कमेटी नहीं हुआ था, तदर्थ झंडा समिति हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो जेबी कृपलानी और झंडा समिति का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। 2018 है, करंट अफेयर नहीं देखेंगे। 2019 करंट अफेयर नहीं देखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान में रखिए। बहुत अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से खंड 4 है वो जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए ना कि आखिर ये 93वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है? तो जो 93वां संविधान संशोधन है, ये ओबीसी आरक्षण की बात करता है। यह बात करता है कि ओबीसी जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनको आरक्षण प्रस्थान कहाँ करना है, उनको रिजर्वेशन कहाँ देना है? तो शैक्षणिक संस्थानों में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, वहां पे इस संदर्भ में बात कही गई है। तो जब आरक्षण की बात कही है तो आपको आर्टिकल 15 ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 15 का जो 4 है ना, उसमें ओबीसी के आरक्षण से बात कही गई है। ठीक है, तो आपको 4 इसमें जोड़ा गया था। खंड 4 जो है वो जोड़ा गया आर्टिकल 15, और आर्टिकल 16 में भी इसमें संशोधन किया गया था। तो 15-16 दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 368 में बात की गई है। भारत में संविधान संशोधन 2 प्रकार से होते हैं, जो कि 368 में चर्चा की गई है, और एक और संविधान संशोधन समान विधेयक होता है, जो कि 368 में चर्चा नहीं की गई है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आपको पता है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से वो लिया गया था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केरल के किस जिले में सबरीमाला मंदिर है? इंपॉर्टेंट था उस समय, इस कारण से पूछा पूछा गया था। तो पथना मथिट्टा, पथना मठित्ता, आपको ध्यान रखना है। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिलेवेंट रखता है। ये अभी भी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का जो प्रथा है उसको असंवैधानिक घोषित किया, वो कौन सा केस था? तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य, केस यही था। तो अभी भी रिलेवेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन वी आर डिस्प्लेस्ड, बी आर डिस्प्लेस्ड है। वी आर डिस्प्लेस्ड जो है किताब है, इसके लेखक कौन है? तो ये मलाला यूसुफजाई है। इनकी लज्जा भी किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बांग्लादेश की है, अभी भारत में रहती है। क्योंकि बांग्लादेश में इसको मतलब मारने की धमकी मिली थी, ऐसा कुछ। तो मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम के विरोध में ही रहती है, तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जी के है। क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र होता है तो 150 गज, पूरा क्षेत्र की बात की गई है, नॉट पिच की। ये पूरा क्रिकेट का खेल है, तो यहाँ पे पिच होती है ना ऐसे, ये 22 गज की होती है, लेकिन टोटल की बात किया जाए तो 150 गज की होती है।
भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा था? तो ये जो थे वो CNR राव थे। CNR राव हैं। इन पे जो है वो साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। CN राव, जिनको चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव भी कहा जाता है, ये एक भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के जो है वो भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के ये वैज्ञानिक हैं। इनको 2014 में जो है वो भारत रत्न दिया गया है। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब मिल चुके हैं। इन पर जो आरोप लगा है वो लगा था कि वैज्ञानिक जो रिसर्च पेपर इन्होंने 2007 में पब्लिश किया था, उनमें इन्हें साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था, प्लेगरिज्म का आरोप जो है वो लगा था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो शोध पत्र इन्होंने बताया था, उसमें जो जिन वैज्ञानिकों का इन्होंने रेफरेंस लिया था, उनको उन्होंने उद्धृत नहीं किया था, उनको जो है वो रेफरेंस नहीं दिया था उन्होंने। यही जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इनका आरोप था। बाकी जैसे ही इन पे आरोप लगा, इन्होंने माफी मांगी और कहा कि ये गलती से हो गया था, और फिर जो है इसको वापस ले लिया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो नया सा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस में आसान सा सवाल है, कुछ टफ वैसा नहीं दिया गया था। तो विद्युत शक्ति की इकाई, इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है उसकी इकाई तो वोट होता है, आपको पता है। आई जड़त्व आघूर्ण वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पे बात की गई है, इसमें डब्लू कोणीय वेग जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी की बात की गई है, तो इसका कोणीय संवेग क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? ठीक है, तो ये आई ओमेगा ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति बार बार पूछा जाता है, 746 वाट हॉर्स पावर इसका हिंदी इंग्लिश होता है। सूर्य का जो ऊर्जा मिलता है, जो सन को एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? तो वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, नॉट नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन, फिजन ध्यान रखिएगा, नॉट फ्यूजन। नेक्स्ट सवाल है कि सरल लोलक का दोलन काल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? एक लोलक है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये यहां आने में जो समय लगेगा, ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये निर्भर करता है, यही बात आपसे पूछी जा रही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, SHM का क्वेश्चन है, ये लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, तो सरल लोलक का दोलन काल है, वो लंबाई पे निर्भर करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसका फॉर्मूला होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्नलिखित में से किसको स्थानांतरित करती है? तो ये तरंग है, ये ऐसे बह रही है, तरंग है। अब ये एक स्थान से यहां से जाई ये तरंग, तो यहाँ पहुंची, तो ये क्या यहाँ भेजी? तो यहाँ वो एनर्जी भेजेगी, ऊर्जा भेजेगी, ऊर्जा से ही तो ये तरंग ऐसे ऐसे बहेगी। ठीक है, तो तरंग लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूडनल दो होते हैं, तो ध्यान में आपको रखना है। फिजिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं? अब कोई इसमें वस्तु है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो अणु क्या होंगे? वो बहुत तेज से गति करने लगेंगे, बहुत तेज गति करने लगेंगे, तो तेज से वो गति करने लगेंगे, तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर बदलता है। विभव अंतराल, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मापते हैं वोल्ट मीटर से। मीटर से बताइए क्या नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से बताइए, पोटेंशियोमीटर से बताइए क्या मापते हैं। तो तीनों को आप बताइए कि किसको क्या होता है। वोल्ट मीटर तो मैंने बताया कि विभवांतर नापा जाता है। मीटर से क्या मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईट पर चढ़, ईट, तो ई से इलेक्ट्रॉन, तो ट से जे थॉमसन, पर, पी से प्रोटॉन, तो पी से आर से रदरफोर्ड, च से चैडविक, और ढ, ठीक है, तो चढ़, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका चैडविक हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। इसका डेट्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो 32 याद रखिएगा, प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 32 है। बाकी उसके भी हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अल्फा किरण जो होती है वो क्या होती है? तो वो हीलियम का नाभिक होता है अल्फा किरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है अल्फा किरण के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। अल्फा किरण इंपॉर्टेंट है। तो जो अल्फा किरण होती है, अल्फा बीटा गामा, तीन टाइप के किरणें निकलती हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वहां से ये तीनों किरणें हमेशा निकलती रहती है। तो जो अल्फा किरण है
वो रेडियोधर्मी जो भी पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनके नाभिक से ये निकलते हैं। इसका जो नेचर होता है ना, इसमें हीलियम नाभिक का 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है। इसमें हीलियम नाभिक का 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है, ये ध्यान रखना है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसमें चार्ज की यदि बात करें तो अल्फा पे पॉजिटिव प्लस 2 का चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लस 2 का चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस 2 का चार्ज होता है। वहीं बीटा किरणों की बात करें तो बीटा जो है, बीटा में क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो बीटा माइनस कहलाता है, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, और बीटा जो प्लस होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। तो ये इसमें इसकी नेचर यही होता है। और इसमें यदि बात करें कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो -1 जब भी रहेगा तो इसका मतलब माइनस बीटा है, इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही प्लस बीटा आएगा तो वो पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये जो अल्फा है वो पॉजिटिव ही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह से गामा किरणें होती है। ठीक है, गामा किरणें होती है। गामा किरणें जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में काम करता है, गामा किरणें। ठीक है, गामा जो किरण है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह काम करता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। तो अल्फा की बात करें तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो हीलियम का नाभिक की तरह ये काम करता है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। विशेषता में बात करें तो ये भारी और धीमी गति से चलने वाली होती है, इस कारण से इसकी कम दूरी होती है। शरीर के बाहरी त्वचा को से बचाई जा सकती है। बीटा किरणों की बात करें तो ये तेजी गति से चल रही है, इनमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। अल्फा की तुलना में अधिक दूर तक चल सकती है। वहीं गामा किरणों की बात करें तो यह उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है। तो तीनों तरंगे कहाँ से निकलती है, तो तीनों रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनसे निकलती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टेनलेस स्टील जो है उसमें स्टील नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लोहा, निकेल और क्रोमियम ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। सिरका एसिटिक एसिड कहलाता है, सब कोई जानता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार-बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मैंने तो कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं इस पे। तो इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? एक ठोस ईंधन जैसा होता है। कोयला, लकड़ी, इन सबको जब अधूरा आप जलाते हो, इनको कम ऑक्सीजन में, कोयला, लकड़ी, इनको कम ऑक्सीजन में जब आप जलाते हो, तो कम ऑक्सीजन में जलाने से ही ये होता है। ठीक है, कम ऑक्सीजन में जब इनको जलाओगे तभी जो है वो प्रोड्यूसर गैस बनता है। तो कम ऑक्सीजन में इसको जलाना है। इसके मेन कंपोनेंट की बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सीओ। जैसे ही 2 लगा देंगे यहाँ पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बट हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे बात कर रहे हैं। इसके साथ आपको नाइट्रोजन मिलेगा, तो नाइट्रोजन डाइएटॉमिक होता है, तो नाइट्रोजन के नीचे 2 लगेगा, तो हो गया। और उसके साथ हाइड्रोजन भी थोड़े बहुत मात्रा में मिलती है, और थोड़े बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। तो ये दोनों को अभी हटा के रखो। ठीक है, और CO प्लस N2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है। ठीक है, इसका उपयोग इंजन ईंधन के रूप में किया जाता है। विशेषता में बात करें तो कम कैलोरी वाले गैस, थर्मल और इलेक्ट्रिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है वाटर गैस की। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर गैस आपसे पूछ लिया जाएगा किससे बनेगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया, हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक है तो H2 हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ इसका मिलाओगे तो ये पूरा इसका मेन कंपोनेंट हो गया वाटर गैस का। यह भी ईंधन के रूप में ही काम करता है। कोल गैस टाइप का कुछ है चीज, वैसा नहीं। कोल गैस जो है वह गैसों का मिश्रण होता है जिसे ठंडा किया गया हो। वैसे गैसों का मिश्रण जिसे ठंडा किया गया हो। यह कोई विशिष्ट गैस नहीं बल्कि ठंडी अवस्था की ही गैस कही जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है? तो प्रोड्यूसर गैस बनता है कि कोयला और लकड़ी को जब कम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये बनता है। वाटर गैस की बात करें तो वाटर गैस कैसे कैसे बनता है? तो गर्म कोयले पर, कोयला गर्म है, उस पे जब हम वाप गुजारते हैं, वाप वाप मतलब वेपर, उससे जब हम वाटर वेपर गुजारते हैं तो इस प्रक्रिया से ही गैसिफिकेशन होता है और इससे वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रोड्यूसर गैस अधूरा जलाना है, वाटर गैस कोयला और भाप, कोयला के ऊपर भाप से भाप जो है वो वाटर वेपर गुजारना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा सोना का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे अधिक ऑस्मियम होगा। ठीक है, ऑस्मियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो धातु की बात की जा रही है, एक अधातु भी होती है।
ठीक है, नॉन मेटल भी होता है। तो यहाँ पे धातु की बात की जाए तो धातु तो पारा है, लेकिन अधातु कौन सी है जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में कौन सा अधातु है, ये बात आप मुझको बताइए कमेंट में। ठीक है, इसको कमेंट में करिए। धातु तो मैंने बता दिया पारा, अधातु कौन सी है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान देखिए कितना ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो दूध का पीएच मान आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ अराउंड पता होगा कि 6.4 या फिर 6.2 के आसपास होता है। तो पानी का कितना होता है, तो पानी का 7 होता है, तो 7 से कम तो पानी से कम होता है। ठीक है, नींबू के रस से कम, तो नींबू का तो 2 के आसपास होता है, तो इससे कम तो होगा नहीं। पानी से अधिक, पानी का 7 होता है, उससे अधिक तो होगा नहीं। मनुष्य के रक्त की बात करें तो यह भी 7.2 के आसपास होता है, मतलब दोनों होता है, 6.4 या 5 से लेकर 7 इतना तक जाता है। तो इससे तो अधिक नहीं होता है, तो यही आंसर हमारा बनेगा सी। आरडीएक्स आपको फिल्मों में भी आपने देखा होगा, विस्फोटक के रूप में काम करता है। एलपीजी का जो मुख्य घटक है ना, ये वाला नहीं होगा, ये ब्यूटेन होगा। मैंने लगाया है ऑफिशियल आंसर के अनुसार ब्यूटेन ही होता है, आपको पता है। ये क्वेश्चन जहां से मिला था उसने ये टिक करके लगाया है, तो ये गलत है, ये वाला ब्यूटेन सही होगा। एलपीजी का मुख्य घटक घरेलू रूप से यूज होता है, आपको पता है ये। एलपीजी नेचुरल गैस है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम वातावरण प्रदूषण होता है, तो डीजल, कोयला, ये सब से तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ये सब निकलती है, केरोसिन से भी ये सब निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन को जब जलाते हो ना, तो यहाँ से वाटर वेपर निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। इस कारण से ये प्रदूषण करेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन याद रखना है। कोई ठोस पदार्थ यदि बिना पिघले हुए बाष्पीभूत हो जाती है, मतलब कोई सॉलिड है, वो पिघलती तो लिक्विड बनती, लिक्विड के बाद वो गैस बनती, ऐसे होता है। लेकिन वो सीधे सॉलिड से गैस बनेगी तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कपूर, इसके कई सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कपूर है, बार बार पूछ लिया जाता है। अब आप मुझे बताइए ना कि गैस से सॉलिड में बदलना है, गैस से सीधे सॉलिड में बदलना है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है। गैस से सीधे सॉलिड में बदलना है, इस प्रोसेस का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से किसने टीकाकरण की शुरुआत की, तो एडवर्ड जेनर, कौन नहीं जानता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड देखिए, अमीनो एसिड टोटल 20 होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, इन्हीं से मिलकर जो है वो प्रोटीन बनता है। तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में मिलते हैं, तो 11 जो 20 अमीनो एसिड है, इनमें से 11 जो है वो हमारे शरीर में बन जाते हैं। लेकिन 9 जो अमीनो एसिड है ना, वो हमको बाहर से लेना पड़ता है, वो हमको बाहर से लेना पड़ता है। इस कारण से इनको अपने आहार से लेना पड़ेगा, अपने फूड से लेना पड़ेगा। इस कारण से इसको इसेंशियल कहा जाता है। अब ये कौन-कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि दरोगा के सीजीएल 4 3 था, उसमें भी सवाल इससे आया था। तो सबसे पहला है हिस्टाडीन, मैं लिख देता हूँ, आप भी अपने नोट में ऐड कर लीजिए। हिस्टाडीन, पहला है हिस्टाडीन, दूसरा है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है। तीसरा जो है वो ल्यूसीन है, केवल ल्यूसीन है, ल्यूसीन है। चौथे की यदि बात करें तो वो लाइसीन है, लाइसीन है। पांचवे की बात करें तो मेथियोनीन है, मेथियोनीन है। छठे की बात करें तो फेनी एलेनीन है, फेनी एनेलिन, फेनी फेनिल ए ला नीन। सातवें की बात करें तो सातवां है थ्रियोनीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला दरोगा में पूछा गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, थ्रियोनीन है। आठवें की बात करें तो ये है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। नौवें की बात करें लास्ट जो है वो वेलिन है, ठीक है, वो वेलिन है। तो ये बात तीनों आपको ध्यान में रखनी है। तो शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड बहुत जरूरी होता है।
यही जो अमीनो एसिड है, इससे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। प्रोटीन को जब बर्न करेंगे, जैसे 3 चीज़ें हमारे फूड में ज़रूरी है हमको, जो हमको एनर्जी देती है। पहला जो हो गया वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है? कार्ब्स हो गया पहला, दूसरा हो गया फैट, तीसरा हो गया प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जब 1 किलो कैलोरी हमको मिलना है, 1 किलो कैलोरी बर्न करोगे तो कितना एनर्जी आपको मिलेगा? 1 ग्राम जब बर्न करोगे, 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको मिलेगा 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम जब प्रोटीन आप खाओगे तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगा, और वहीं 1 ग्राम यदि फैट खाओगे तो आपको एनर्जी कितना मिलेगा? तो अराउंड 9 किलो कैलोरी ग्राम मिल जाता है, जिस कारण से फैट को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि फैट जो है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। जब हम जितना बॉडी की ज़रूरत है उससे अधिक जब मिल जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है। और बॉडी में स्टोर 2 टाइप से होता है, एक विसरल फैट होता है, एक सबक्यूटेनियस फैट होता है। विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट, तो एक जो होता है वो बॉडी के, जो हमारा चमड़ा है ना, हमारी जो स्किन है उसके नीचे होता है, तो सबक्यूटेनियस फैट हो गया। और विसरल फैट जो हो गया वो बॉडी के अंदर ऑर्गेनल इंटरनल ऑर्गन है, वहां पे जो फैट तैयार होता है, तो वो बहुत हानिकारक होता है। जैसे फैटी लिवर हो गया बीमारी, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, फैट थोड़ा कम कंज्यूम करिए और एक्सरसाइजेस थोड़ा करिए, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। HCl पेट में होता है, पेट में खाना सबसे ज्यादा देरी तक रहता है, ये भी आपको पता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे पेट हमारा जलता क्यों नहीं? हमारा जो पेट है उसकी दीवारें जलती क्यों नहीं? तो वहां पे म्यूकस होता है, म्यूकस के कारण ये नहीं जलता है, ध्यान में रखना है, न्यूट्रलाइज कर देता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से मनुष्य के शरीर की रक्षा करता है? तो बैक्टीरियोफेज फैगोसाइट करता है। फैगोसाइट जो है वो ये भक्षक को जो है वो करता है। तो ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन WBC जो है वो एंटीबॉडी की तरह काम करता है, खून का जो WBC होता है वो एंटीबॉडी की तरह काम करता है, ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल आपको प्राप्तकर्ता क्या है? सर्वव्यापी रक्त समूह, रक्त प्राप्त करने में। तो AB माइनस, अगर प्लस माइनस दोनों कर दे, और ये AO माइनस, ठीक है? ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर इसको बोलते हैं, प्लस माइनस। जब RH फैक्टर नहीं होता है तो माइनस, RH फैक्टर होता है तो प्लस, ठीक है? एक व्यस्क मनुष्य का जो स्केलेटन होता है उसमें कितना होता है? तो 2 से 6, इससे पहले 208 होता है। जो थायराइड बोन के आसपास जो बोन होता है ना, वो 2 मिलकर 1 हो जाता है। इस कारण से दोनों जो है वो, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है ना, बच्चा बड़ा होता है, तो वो खत्म हो जाता है। थायराइड बोन जो गर्दन के पास होता है वहां पे होता है। तो 206 याद रखना है। आपको मांसपेशियां भी कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिए, 239 या 237, 637 के आसपास होता है मांसपेशियां, मसल्स हमारे बॉडी में। जैसे ग्लूटस मैक्सिमस, ये कौन सा मसल है? तो ग्लूट, जो बटक जो होता है ना, उसका मसल्स को ग्लूटस मैक्सिमस बोलते हैं। काफ है, काफ किसको बोलते हैं? तो पैर के नीचे का जो मसल्स आप देखते हो ना, ठगुना टेहुना के नीचे का, उसको बोलते हैं, नी के नीचे का, वो काफ मसल बोलते हैं। तो जैसे हैमस्ट्रिंग होता है तो हैम को बोलते हैं। जो पैर के जो थाई है ना, उसके पीछे का क्वाड मसल बोलते हैं। जो आगे का हो, पैर का जो थाई का आगे का पार्ट हो, उसको क्वाड बोलते हैं। तो कई सारा है, उतना इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ब्लड प्रेशर को कौन सा कंट्रोल करता है? तो एड्रिनल, ये हार्मोन भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से ध्यान में हो जाएगा। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं तो हर्बीवोरस कहलाते हैं, शाकभक्षी वो कहलाते हैं। अब हम 29वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आनुवांशिकी का पिता तो मेंडल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बी आंसर होगा। डार्विन जो है वो क्या है? तो डार्विन तो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। गैलापेगोस आइलैंड है, वहां गया था। गैलापेगोस आइलैंड आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ है? गैलापैगोस आइलैंड कहाँ है? क्या वो अफ्रीका में है, या फिर अफ्रीका का वेस्ट पार्ट में है, या फिर साउथ जो है वो नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट पार्ट में है? साउथ अमेरिका का वेस्ट पार्ट में, नॉट नॉर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका खून को पुनः दिल तक ले जाती है? आपको पूछ रहा है कि कौन सी रक्त वाहिका ब्लड लेने जाने के लिए वेन और आर्टरी होती है। वेन और आर्टरी, और दोनों मिलती है तो काप्सल्स कहलाती है। अब ये कौन सा है ना, जो हार्ट तक लेके जाती है?
रक्त वाहिनी जो है वो खून को पुनः दिल तक लेके जाती है। अब दिल तक जब लेके जा रहा है तो ये अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब है कि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, तभी तो ये हार्ट के पास लेके जा रहा है। और हार्ट जब पंप करेगा तो वो क्या होगा, तो वो प्योर ब्लड होगा, मतलब वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। अब आपको पता है नस, वेन और धमनी। धमनी मतलब क्या होता है, धमनी मतलब धोया हुआ रक्त, धमनी मतलब धोया हुआ रक्त। और वेन मतलब धोया हुआ मतलब शुद्ध। तो शुद्ध क्या होगा, O2। तो धमनी तो हार्ट से लेकर बॉडी ऑर्गन तक भेजेगी, लेकिन बॉडी ऑर्गन से लेकर खून को भेज रहा है हार्ट तक, मतलब वो वेन ही होगा ना, अशुद्ध रक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इस तरह से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है, तो लाल रंग इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होता है, CO2 नहीं में होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 कैसे होगा, CO2 तो इसमें मिलता ही है, CO2 तो इसमें लेते हैं, पेड़ जो है CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि CO2 मिलेगा, वो तो ऑक्सीजन मिलता है, O2 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोशिका की खोज 65 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो सेल थ्योरी है वो दिया गया था। कौन सी पौधे की सभी कोशिकाओं में किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन पहुंचती है, तो वो विसरण से पहुंचती है। किस प्रोसेस से पहुंचती है, तो वो विसरण प्रोसेस से पहुंचती है। तो ये जो विसरण प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये पहुंचती है। आप बताइए कि जड़ों से जो जड़ से जो जड़ होता है, यहीं से तो पानी पहुंचता है पत्तों में, तो यह किस प्रोसेस से पहुंचता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए। दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पौधे की श्वसन क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, तो वो स्टोमाटा और जो वात रंध्र होते हैं, जो लेंटिल्स होते हैं, उसके द्वारा ये होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इकोसिस्टम होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, निर्जीव और सजीव, जो दोनों जीवित जो होता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा, निर्जीव और सजीव दोनों यहाँ पे होता है, बायोटिक और नॉन बायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे जगत का नाम क्या है, तो फ्लोरा फौना जो है वो एनिमल का नाम होता है, भूगोल और कृषि तो इम्पोर्टेंट आप जानते ही हैं। कवक निम्नलिखित में से क्या नहीं होते हैं, तो कवक में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, कवक में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तभी तो वो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं ना, पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन नंबर सी। कुनैन आपको पता है, कुनैन का जो पौधा होता है वो मलेरिया के औषधि में यूज होता है। तो पूछा गया है कि कौन सा पार्ट कुनैन से हम जो है वो मलेरिया का जो है वो यूज करते हैं इलाज में, तो तने की छाल से। डी आंसर हो जाएगा। पौधों द्वारा स्रावित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, तो पौधे के द्वारा आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी स्रावित होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जलवाष्प भी होता है। तो ये दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा हमने 140 क्वेश्चन तक देख लिया, मतलब जीके और जीएस का दो तो जितना भी क्वेश्चन था उन सारे को हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यदि आपको चाहिए तो मैं अलग से इन सारे मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है उनके वीडियोस बना दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए यदि आपको चाहिए। तो मैंने जितने भी 8 पेपर हैं इसके, आठों के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और मैथ का अराउंड एवरेज मान के रखो कि 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछा गया था मैथ्स का। तो एवरेज यही रखो 10 से 15 का। तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं पर सेट में, तो इनको मैं करवा दूंगा इफ यू वांट। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से मेंस 2019 का जो री एग्जामिनेशन है उसको डिटेल से डिस्कस किया, कहाँ से प्रश्न आए हैं, क्या प्रश्न बनने की आगे संभावनाएं हैं, क्या ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सारा चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लोगे, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।
और हाँ, यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे जल्द से जल्द चैनल जो है वो ग्रो कर सके। चैनल का ग्रोथ ज़रूरी है, तो आप ध्यान रखिए। मैं आपकी जो आवश्यकताएँ हैं उनको ध्यान रखूँगा, आप मेरी आवश्यकताओं को ध्यान रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।